देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फ्रेंडली लोन प्रोवाइड करता है या फिर हम कहें कि विदाउट सिक्योरिटी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देता है या पैसे उधार देता है, तब लोन देने वाले व्यक्ति के दिल में बहुत से डर होते हैं कि वो अपना पैसा रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या टाइम पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने सिक्योरिटी के लिए तो उससे कुछ लिया ही नहीं। तो इसी कारण जो लोन देने वाला व्यक्ति होता है वो एक साइंड चेक की डिमांड करता है उस व्यक्ति से जिसे वो आगे पैसे देने जा रहा है। तो अब आपने लोन भी दे दिया है और साइन किया हुआ एक चेक भी ले लिया है, लेकिन लोन देने वाला व्यक्ति कुछ ही टाइम बाद ये पाता है कि जिसे उसने लोन दिया था ना तो वो उसका फोन पिक कर रहा है, ना किसी भी तरीके के मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, या फिर कहें कि उसकी इंटेंशन समझ नहीं आ रही है कि वो आपका पैसा आपको वापस करना चाहता है। तो यहाँ पर लोन देने वाला व्यक्ति थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है क्योंकि उसके पास में एक साइन चेक रखा है। तो अब आप उस चेक को लेकर बैंक में जाते हैं इनकैशमेंट के लिए, लेकिन बैंक आपको वो विदाउट इनकैशमेंट वापस कर देता है एक स्टेटमेंट के साथ। तो बैंक ने आपका चेक आपको रिटर्न कर दिया है उसे इनकैशमेंट किए बिना एक स्टेटमेंट के साथ। तो अब यहाँ पर लोन देने वाले व्यक्ति की टेंशन बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जिसे उसने लोन दिया था ना तो उसकी इंटेंशन उसे पैसे देने वाली लग रही है, ना ही उसका कांटेक्ट उससे हो पा रहा है, और जो उसने चेक लिया था लोन देने से पहले, अब वो चेक विदाउट इनकैशमेंट उसके पास में वापस आ गया, या हम कहें कि बैंक ने उसे रिटर्न कर दिया है विदाउट इनकैशमेंट किए बिना। सो अब अगर आप भी इसी तरीके की किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं एडवोकेट रजनी आप लोगों का अपने चैनल लीगल बाइट्स एंड ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बैंक ने अब आपका चेक इनकैशमेंट नहीं किया है और आपका चेक आपको एक स्टेटमेंट के साथ वापस कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका चेक डिसऑनर हो चुका है या फिर बाउंस हो चुका है। तो बैंक जिस भी स्टेटमेंट के साथ आपको चेक वापस करती है वो स्टेटमेंट को हम चेक रिटर्न मीमो के नाम से जानते हैं। चेक रिटर्न मीमो के अंदर वो कंडीशन बैंक मेंशन करता है जिस कारण से वो आपके चेक को इनकैश नहीं कर रहा है, जैसे कि फंड इज इनसफिशिएंट, या फिर जो भी चेक आपका चेक इशू किया गया है चेक ऑनर के थ्रू बैंक में रिक्वेस्ट दे दी गई है कि उस चेक को इनकैशमेंट नहीं किया जाए। तो इस तरीके के बहुत से रीजन के साथ में बैंक आपको रिटर्न मीमो के साथ आपका चेक वापस कर देता है। अब सबसे पहले उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने ये चेक इशू किया था उससे लीगल नोटिस भिजवाया जाना चाहिए। लीगल नोटिस लीगल कंटेंट्स के साथ बना हुआ होना चाहिए। इसी के साथ साथ लीगल नोटिस को एक एडवोकेट के द्वारा बनवाया जाना चाहिए। जिस दिन रिटर्न मीमो आपके पास आएगा उस दिन से 1 महीने के अंदर आपको ये लीगल नोटिस उस व्यक्ति को भिजवाना पड़ेगा जिसने ये चेक इशू किया है। और जब वो व्यक्ति इस नोटिस को रिसीव करेगा उसके कम से कम 15 दिन आपको इंतजार करना होगा उसके रिप्लाई का। अब यहाँ पर 2 तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं, या तो चेक इशू करने वाला व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा और सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि आपने अपने लीगल नोटिस में जो भी अमाउंट उससे डिमांड की है वो आपको पे कर देगा, नहीं तो वो आपको 15 दिन के अंदर आपके नोटिस का रिप्लाई देगा, यानी कि आपने जो भी एलिगेशंस उसके अगेंस्ट उस नोटिस में लगाए हैं वो उसको डिनाई करेगा। जैसे कि ये जो चेक था वो उसका कहीं खो गया था या सिग्नेचर उसके नहीं थे, वो इसी तरीके के कोई एक्सक्यूजेस ले सकता है। अगर उसका रिप्लाई 15 दिन में आ जाता है तो ये मैटर यहीं फिनिश हो जाएगा। अदरवाइज आपको विद इन अ मंथ आप आगे के लिए अपने इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब आप कोर्ट के अंदर एक क्रिमिनल केस कर सकते हैं सेक्शन 138 नेगोशिएबल एक्ट के अंदर। जब आप कोर्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए जाते हैं तो आपको उस कंप्लेंट के अंदर अपने सारे फैक्ट्स मेंशन करने होते हैं, यानी किन कंडीशंस के अंदर आपने उस व्यक्ति को लोन प्रोवाइड किया, उसने किस कंडीशंस के अंदर आपको चेक दिया, कौन सी डेट को दिया, बैंक ने आपको वो चेक जो आपका इनकैशमेंट के लिए लगा था इनकैश नहीं करके दिया, किस रीजन से नहीं दिया। और अपनी इस कंप्लेंट के साथ आपको कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी लगाने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल चेक रिटर्न मीमो, थर्डली आपका लीगल नोटिस,
इसके अलावा आपने जो लीगल नोटिस अपोजिट पार्टी को सर्व कराया था उसकी पोस्टल रिसिप्ट उस अपने केस के साथ में लगानी ज़रूरी होती है। उसके बाद जब आप ये केस आपके कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन में फाइल करते हैं तब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपनी सारे फैक्ट्स बताने होते हैं। वहाँ पे मजिस्ट्रेट आपसे पूछते हैं आपके केस के बारे में, आपको अपना केस वहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है, अपने फैक्ट्स बताने होते हैं। सेम कंडीशन जो आपने अपने केस में लिखी है वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको बतानी होती है। सो इस प्रोसीडिंग को हम प्री समनिंग एविडेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें कंप्लेनेंट को कोर्ट के आगे, मजिस्ट्रेट के आगे अपने केस को एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है। कंप्लेनेंट की बातें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट एक्यूज के अगेंस्ट समन इशू करते हैं। यहाँ पर सम टाइम क्या होता है, जब एक्यूज को समन मिलते हैं तो वो कोर्ट में इसीलिए आना प्रीफर नहीं करता कि अगर वो कोर्ट के अंदर आएगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में मजिस्ट्रेट बार बार कॉल पर भी, बार बार समन भेजने के बाद भी अगर एक्यूज कोर्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो उसके अगेंस्ट NBW इशू हो जाते हैं। तब पुलिस उसको उसके घर से पकड़कर कोर्ट में लेकर आती है। सो अब यहाँ पर एक्यूज से पूछा जाता है कि इन कंडीशन के अंदर आपने एक चेक इशू किया था जो कि बैंक में लगाने पर डिसऑनर हो गया है। तो अगर इस कंडीशन पर एक्यूज एग्री हो जाता है या एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने पैसे दिए थे और वो इन पैसों को सेटल करना चाहता है या सेटलमेंट करना चाहता है, वो पैसे वापस करना चाहता है, तो कंप्लेनेंट को उसके पैसे दिलवाकर स्टेटमेंट करवाकर प्रोसीडिंग यही स्टॉप कर दी जाती है। लेकिन अगर एक्यूज इस चीज़ को डिनाई करता है या अदर्स रीज़न देता है कि ये जो चेक है ये मैंने इशू नहीं किया या ये चेक पे जो साइन है वो मेरे नहीं है, किसी भी तरीके के रीजंस वो देता है या डिनाई करता है ये चीज़ एक्सेप्ट करने से कि ये चेक उसके थ्रू इशू किया गया है, तो कोर्ट की फर्दर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि इसके बाद एविडेंस दिए जाते हैं कोर्ट्स के अंदर। तो अब विटनेसेस को कोर्ट में कॉल किया जाता है। कोर्ट में आने के बाद विटनेसेस का बयान लिया जाता है। उसके बाद एक्यूज का एडवोकेट विटनेसेस को और कंप्लेनेंट के साथ क्रॉस करता है। सेक्शन 313 CRPC के अंदर एक्यूज का बयान लिया जाता है और उसके बाद जो केस होता है उसको मेरिट बेसिस पे डिसाइड किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। सो अब अगर हम बात करते हैं रिलीफ की, अगर आपका केस मेरिट बेसिस पे डिसाइड होता है तो कंप्लेनेंट को क्या रिलीफ मिल सकता है। तो अगर आपका केस मेरिट बेसिस पे डिसाइड होता है तो जो भी उस चेक के ऊपर अमाउंट है उसके दुगने तक का या डबल तक का मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कंप्लेनेंट के फेवर में और एक्यूज के अगेंस्ट में। और अगर हम वहीं पर पनिशमेंट की बात करते हैं तो एक्यूज को 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है इस सेक्शन के अंदर और इस एक्ट के अंदर। अभी हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक प्रोविजन ऐड किया गया है जिसमें सेक्शन 143A में ये कहा गया है कि अगर कंप्लेनेंट चाहता है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इनिशियल लेवल पे वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट के अंदर और जो भी चेक पे अमाउंट है उसका 20% वो एक्यूज से इनिशियल बेसिस पे डिमांड कर सकता है। और अगर जज साहब 20% अलाउड करते हैं तो विद इन 60 डेज एक्यूज को वो अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस तरीके के केसेस के टाइम पीरियड की, यानी कि इस तरीके के केसेस में कितना टाइम लग जाता है डिसाइड होने में, तो इस तरीके का कोई भी डिसाइडेड लॉ नहीं है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा आपको केस के डिसाइड होने में। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर फैक्ट्स और दी पार्टीज, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि पार्टीज सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी कि एक्यूज के अगेंस्ट जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं एक्यूज उन एलिगेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है सेटलमेंट के अंदर। तो वहीं पर ही ये केसेस 1.5 से 2 साल या 2 से 3 साल में ही खत्म हो जाते हैं। इसके अपोजिट अगर एक्यूज उन सारे एलिगेशंस को डिनाई करता है जो उसके अगेंस्ट कंप्लेनेंट के द्वारा लगाए गए हैं तो केसेस पूरी प्रोसीडिंग्स पर जाता है और केस लास्ट में जाके केस मेरिट बेसिस पर डिसाइड होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 से 3 साल, 3 से 4 साल या उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। सो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं उसका लिंक आपको ड्रॉप कर दूंगी, आप वहां से मेरे इन पेजेस को फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आप चाहें तो मुझे टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।